हेलो दोस्तों, फिर से आज क्लास 12 फेज़ की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो हम क्लास 12 फेज़ की सेकंड बुक यानी भाग 2 के सभी महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम भाग 1 यानी पहली बुक के सभी इम्पोर्टेंट अति लघु प्रश्न कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन उसका लिंक दिया, उसे जाकर ज़रूर देख लें। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें वे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, उतनी ही अति लघु। तो अगर आपने इनको तैयार किया तो आपके यूपी बोर्ड 2024 की बेहतर तैयारी की हो सकती है और उसमें ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, यानी इनमें से एक आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, यानी अध्याय जो आप पहला होगा यानी इकाई प्रकाश की होगी और उसके अंतर्गत जो अध्याय होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन तथा दर्पण। और उसका पहला अति लघु प्रश्न होगा प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो मान लीजिए कोई एक तल है, चमकदार तल है, या कोई दर्पण ले सकते हो। तब इस पर कोई एक रंग की प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस जाती है। आने वाली किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण। जो किरण आती है वो आपतित किरण होती है और तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस चली जाती है तो उस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तल हो गया, कोई चमकदार तल कह सकते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से कोई भी आती हुई किसी तल से टकराती है और पुनः अपने माध्यम में वापस चली जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो भाई देखो, जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश का यह घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन होगा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। यानी अगर आप चाहो तो किसी कि एक हम प्रतिबिंब बनाकर बताते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कोई एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपकी अवतल दर्पण है। जे क्या हो जाएगा, उसका वक्र ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य फोकस, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, बात कर रहे हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो। मान लीजिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण एक जाएगी कहाँ से समांतर किरण जाएगी जो टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण कैसे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे तो एक दूसरे को इन्हें कहाँ पर काटा, सी और एफ के बीच में। वही बात करें कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र की मध्य काटती हैं। तो यहाँ पर क्या बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा। तो जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हेतु किरण आरेख बताइए। कहाँ की, ध्रुव और मुख्य फोकस। तो हमें समझना है कि ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। ये हो जाएगा उसका किरण आरेख। सी समांतर जी किरणें जाएंगी और दर्पण की उस साइड परावर्तित होकर एक दूसरे को अपवर्तित होकर यहाँ पर दर्पण की उस साइड क्या करती हैं, प्रतिबिंब बनाती है। और कैसा बनाती है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किरण आरेख हो जाएगा उसके लिए। फिर से अगला देखिए, किसी उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v है तो तथा दर्पण की फोकस क्या हो जाएगी f तथा में क्या संबंध होता है। तो सीधी बात की 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, यानी जहाँ पर f आपके क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। ठीक है, क्या होती है, फोकस दूरी होती है, u होती है वस्तु की दूरी। इससे आपके पेपर में न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आपके होने वाले हैं। ठीक है, और v क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्लियर है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1+1 है, उसका अर्थ क्या है। तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है, अतः उत्पन्न आवर्धन 1 होता है। उसके लिए उत्पन्न आवर्धन कैसा होता है,
1 होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। कहाँ से? गोलीय जो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यानी क्या होता है, ये आपका मान लीजिए कोई दर्पण है, ये अवतल दर्पण मान लेते हैं, ये हो गया आपका ध्रुव और ये हो गया आपकी फोकस। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। तो पहला होगा दाढ़ी बनाने में, ठीक है। दूसरा सौर भट्टियों में सौर के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए और देखते हैं। अगला अध्याय है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें देखेंगे कि पहला प्रश्न होगा प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो वेग यानी चाल के आधार पर। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल ये क्या होता है? सापेक्ष। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, जिसमें एक जिसके सापेक्ष करेंगे तो उसकी चाल v1 और जिसकी निकालनी है उसकी क्या है? v2। यानी v1 माध्यम 1 का वेग और v2 क्या होगा? माध्यम 2 का वेग। ऐसे क्या हो जाती है? जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जैसे किससे निर्वात से होती है, यानी वायु से होती हुई कांच में प्रवेश करती है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु को आगे लिखेंगे और कांच को पीछे लिखेंगे, तो वही बात हो जाएगी, ठीक है। उसी के साथ ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं इसके, तो बस आगे हम न्यूमेरिकल कराएंगे, या बस ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। फिर देखिए अलग अलग ही प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझ, अपवर्तन क्या होता है? बस प्रकाश का अपवर्तन, कि कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से आती है तो दूसरे माध्यम में जाते समय क्या होती है? ये तो होता है इस पर अभिलंब। तो दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। कैसी हो जाती है? विचलित हो जाती है। उसको जाना कैसा होता है? सीधा जाना होता है, लेकिन वो कैसी हो जाती है? विचलित हो जाती है। वही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है, यानी विचलित हो जाती है। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है? तो यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो किरण पुनः सघन माध्यम से वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। यदि सिंपल सी बात, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी तो लौट जाती है। तो क्या कहलाती है? पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो पहली शर्त होगी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। फिर देखिए अगला है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो यदि सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि देखो एक साल पहले हटे हुए थे प्रश्न, अब इस साल ये फिर से दोबारा जुड़ चुके हैं, तो इनसे जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो फिर देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन के कोई अनुप्रयोग। तो जैसे कांच में पड़ी दरार का चमकना, जल में परख नली का चमकना, चमकीला दिखाई देना, ये सब कैसे होते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन। चमकीले बात चमकने की बात करें जहाँ पर, तो पूर्णांतरिक परावर्तन है। फिर देखिए आपका अगला अध्याय होगा गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन एवं लेंस। तो इसका पहला प्रश्न होगा लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। 2023 में पूछा गया था ये प्रश्न, यानी अब 2024 में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, क्या कहलाती हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। जहाँ पर आई प्रकाश की किरणें, ठीक है, कोई लेंस होगा, ठीक है, ये मान लो लेंस है और लेंस के मध्य बिंदु यहाँ पर क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ से आई हुई किरणें बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती हैं, क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। फिर देखिए लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है? तो फोकस दूरी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। चलिए और देखते हैं। अगला प्रश्न है अवतल लेंस की प्रथम फोकस की परिभाषा लीजिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जी ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, साल ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, गारंटी से रख लीजिए, ठीक है।
अवतल लेंस का प्रथम फोकस की परिभाषा जरूर पूछी जाएगी। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी दिशा में चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाती है। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली बिंदु जिसकी दिशा में चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, क्या कहलाती है? प्रथम फोकस कहलाती है। क्लियर है? क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु चलेगा, वह बिंदु जिसकी दिशा में चलने वाली जितनी भी किरणें होगी वो लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाती हैं। अगला देखिए, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस क्या होगी? तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहती हैं। यानी जब मुख्य अक्ष की समांतर जो आपतित किरणें होती हैं वो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या कहलाता है? अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाती है। फिर देखिए, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेंस की समांजन क्षमता से आप क्या समझते हो? तो आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेना, यानी कम या अधिक कर लेना, क्या कहलाता है? लेंस की समांजन क्षमता कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न होगा कि किसी लेंस की क्षमता से क्या किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। तो न्यूटन का सूत्र क्या होगा? एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। ठीक है, यह प्रश्न का निर्धारण भी करने के लिए पूछा जाता है पेपर में, तो इसका निर्धारण अगर आपको अभी तक नहीं आता है तो देखो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, पहले मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। तो एक्स डैश क्या होगा? लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। एक्स क्या होगा? लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी। एफ और एफ डैश क्या होगा? लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस से फोकस दूरियां हो जाएंगी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए। तो किसी लेंस की क्षमता यानी P लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी उसके बराबर व्युत्क्रमानुपात के बराबर होती है, यानी एफ पी बराबर 1/f के इसमें मीटर में। और अगर आपको मतलब सेंटीमीटर में यानी फोकस दूरी निकालोगी तो पेपर में जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो फोकस दूरी यानी कितने में आपको करना होगा? 100/p करना होगा, यानी किसमें? सेंटीमीटर में निकालना होगा। फोकस दूरी किसमें निकलेगी? सेंटीमीटर में निकालोगे। अगला देखिए, इस सूत्र का भी अगर आपको निर्धारण करना नहीं आता, जैसे देखिए एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, तो ये कर चुके हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 1n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r, यानी u क्या होगी? वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, r वक्र त्रिज्या, n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? फिर देखिए अगला, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f अपवर्तनांक n लेंस की वक्र त्रिज्या r1 व r2 के बीच संबंध, तो 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाता है। फिर देखिए अगला, देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यानी संपर्क में रखी दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला आया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 3 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो इसको हम निकालना बता चुके हैं, तो वो वीडियो देख लेना। सबका हम एक PDF इसकी प्ले लिस्ट बना चुके हैं और प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, उसमें सब ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं अगला अध्याय प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा विक्षेपण। तो पहले देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, तो n बराबर क्या होगा? sin a प्लस डेल्टा m/2 sin a/2। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद देख सकते हो कितना वेरी इंपॉर्टेंट 2023, 22, 17, 16, 14 में पूछा गया, लेकिन इसको लॉन्ग में भी निर्धारण करने के लिए पूछा जाता है, लॉन्ग में भी निर्धारण करने के लिए पूछा जाता है, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, जहाँ पर a आपका क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है, डेल्टा m क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण, और n क्या होता है? आपका अपवर्तनांक होता है। और इससे न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं, तो उनको भी आपको तैयार करना होगा। फिर देखिए, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र, तो डेल्टा m बराबर n-1 a, जहाँ a क्या आपने पढ़ चुके हैं? प्रिज्म कोण होता है, n अपवर्तनांक होता है, और कोणीय विक्षेपण के लिए तो थीटा बराबर nb माइनस nr, और a हो जाएगा nb क्या होगा? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, और nr क्या होगा? लाल रंग का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या होगा आपका? एन बी माइनस एन आर। ठीक है, तो हो जाएगा एन बी माइनस एन आर बटे एन बाई माइनस 1, यानी एन बी
बैंगनी रंग के अपवर्तनांक NR लाल रंग का और NY पीले रंग का अपवर्तनांक हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए प्रिज्म यानी विचलन कोण क्या हो जाएगा, तो प्रिज्म द्वारा आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तनांक के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। मान लीजिए एक अपन अभी पढ़ेंगे, अपने चैप्टर पढ़ना है क्वेश्चन जो प्रिज्म वाला, तो उसमें हमने जो निर्धारण की करना सिखाया था, जो अभी हम सूत्र पढ़ चुके इसका, इसमें मैंने सब बताया था कि विचलन कोण किसे कहते हैं, कैसे बताया जाता है विचलन कोण। तो मान लीजिए प्रिज्म है तो आपतित किरण को आगे की ओर तथा निर्गत किरण को एक पीछे की ओर बुलाने पर एक बिंदु पर मिलती है, जहाँ पर बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाली कोण को विचलन कोण कहती है। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रकाशिक उपकरण। प्रकाशिक उपकरण में पहला होगा, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की आवर्धन क्रमशः M1 व M2 है, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो क्या होगा, M बराबर ME इंटू M0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए परिवर्ती दूरदर्शी के परवलयाकार दर्पण के द्वारक का मान अधिक क्यों रखा जाता है, तो आंसर होगा परिवर्ती दूरदर्शी की परवलयाकार दर्पण के द्वारक का मान अधिक इसलिए रखा जाता है जिससे प्रतिबिंब में गोलीय विलयन को दूर किया जा सके। फिर देखिए अगला, देखिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आंसर होगा विभेदन क्षमता क्या होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी छोटी तरंग दैर्घ्य लैम्डा का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। चलिए और देखते हैं। ये अगला प्रश्न है, परावर्ती दूरदर्शी की दो विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता होगी परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्तित दूरदर्शी की तुलना में अधिक चमकीला बनता है। दूसरा होगा परावर्ती दूरदर्शी में बने प्रतिबिंब में वर्ण विक्षेपण यानी वर्ण विचलन दोष नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, आप अपवर्तनी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तब क्या होगा, M बराबर -FO/FE यानी ब्रैकेट में 1 + FE/D हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर देखिए अगला, देखिए अध्याय अगला है प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। देखो ये बिल्कुल यानी कि तरंगार कैसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं देखो यहाँ पर 2018 लिखा है, वो तो सिंपल दिखाने के लिए, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होती हैं। ये प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं आपको पूछने के लिए यानी देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए कैसे न कैसे तरीके से आपको मिल जाएंगे। तरंगार क्या होता है, पहली वो परिभाषा होगी। तरंगार को परिभाषित करना है तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार कहते हैं। किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह क्या कहलाती है, तरंगार कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई कण है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये कोई कण है, एक मान लीजिए कोई कण है, ऐसे इनको स्पर्श करने वाली जो रेखाएं क्या कहलाती हैं, तरंगार्ग कहलाती हैं। क्लियर है, तरंगार्ग क्या कहलाती हैं। तो अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश हेतु पृथ्वी पर तरंगार्ग की आकृति कैसी होगी, तो यह मूलतः बहुत अधिक त्रिज्या का गोलीय तरंगार्ग है, अतः यह अधिकांश समतल प्रतीत होता है। अगला देखिए, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है, तो प्रकाश पुंज की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। फिर देखिए, उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो आंसर होगा प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करते हैं। फिर देखिए अगला, देखिए प्रश्न 5 है, कांच के प्रकाश की चाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर किस प्रकार बदलती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर होगा बढ़ जाएगी, पहली बात तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगी और उसकी चाल क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। निर्वात में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य का निर्वात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर देखिए,
यदि n अपवर्तनांक के कांच से लैम्डा तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण गुजर रही हो तो n व लैम्डा में संबंध लिखिए। तो क्या होगा, n बराबर 1+b/λ², जहाँ a तथा b क्या हो जाएंगे, नियतांक हो जाएंगे। फिर देखिए, निम्नलिखित प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की आकृति क्या होगी। तो बिंदु स्रोत, पतले सरल रेखीय स्रोत में क्या होगी, तो बिंदु स्रोत के लिए गोलीय तथा पतले सरल रेखीय स्रोत के लिए क्या होगी, बेलनाकार होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला अध्याय है प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण। तीनों चैप्टर की प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण से अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें तीनों के प्रश्न मिलेंगे आपको। तो देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण का एक प्राकृतिक तथा प्रायोगिक उदाहरण बताइए। तो प्राकृतिक उदाहरण क्या हुआ, तेल की परत का रंगीन दिखाई देना, और प्रायोगिक उदाहरण यंग का व्यतिकरण प्रयोग इसका प्रायोगिक उदाहरण है। अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश में पानी की सतह पर तेल की परतों के रंगीन होने का क्या कारण है। तो ये हम पढ़ चुके, क्या होता है, व्यतिकरण। तेल की परतों का रंगीन होना क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से तैयार करना होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिख रहा है आपके लिए, VIMP, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2022, 19, 16 पूछा गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हो, तो क्या लिखोगे, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोत से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। तो याद हो जाएगा, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोत से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। फिर देखिए, यदि यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई b तथा b हो और संपूर्ण प्रयोग को जल में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई होगी क्या होगी। तो आंसर हो गया, यानी घट जाएगी, यानी उसकी मान क्या हो जाए, घट जाएगी। फिर देखिए, अगला है, यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई यानी W का मान किस प्रकार के लिए अधिक होगा, लाल प्रकाश हेतु तथा अथवा बैगनी प्रकाश हेतु। तो आंसर होगा कि W बराबर d लैम्डा बटे स्मॉल d, अर्थात जो चौड़ाई हुई W वो इसके तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई W का मान लाल प्रकाश के लिए अधिक हो जाएगा। किसके लिए अधिक हो जाएगा, किसके लिए, लाल प्रकाश के लिए। फिर देखिए, अगली प्रकाश के विवर्तन से आप कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो ये भी है, प्रकाश का विवर्तन। तो जब प्रकाश किरण किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंग के इस प्रकार मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे आपने भी अपवर्तन पढ़ा कि जब कोई प्रकाश आ रहा हो और किसी पृष्ठ से जाता है तो उसमें जाते समय अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, अवरोध से दूर हट जाता है, यानी देखते आंशिक रूप से मुड़ जाता है वहाँ से। इसी प्रकार ऐसे अपवर्तन हो जाता है, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। जब कोई प्रकाश किसी पतली स्लिट पर आपतित होता है तो तीक्ष्ण अवरोध से जब वो गुजरता है तो अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अगला देखिए, एकल झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रारूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निम्नलिखितों की स्थिति के लिए क्या होगा, E sin थीटा बराबर ±m लैम्डा, जहाँ पर आपका क्या होगा, E एकल झिर्री की चौड़ाई, लैम्डा तरंगदैर्घ्य रूप, थीटा विवर्तन कोण, m का मान आप 1 2 3 लिख सकते हो। और निम्नलिखितों की स्थिति के लिए sin थीटा बराबर 0 ± लैम्डा बटे ई, ऐसे ±2 लैम्डा बटे ई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाते हैं, इनसे भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। तो प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जल में रखने पर घट जाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, फ्रेनेल की दूरी को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेनेल दूरी क्या होती है, प्रकाश पुंज द्वारा विवर्तन के कारण
फैलाव होने से पतले यानी पहले तय की गई दूरी को फ्रेनेल दूरी कहते हैं। क्या कहें कि प्रकाश पुंज द्वारा विवर्तन के कारण फैलाव होने से पहले तय की गई दूरी को फ्रेनेल दूरी कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जेड बराबर E²/λ। ई क्या होगा, स्लिट की चौड़ाई, और लैम्डा आपको पता है तरंगदैर्घ्य होती है। अगला देखिए प्रश्न, उन दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। तो व्यतिकरण तथा ध्रुवण। अगला देखिए, प्रकाश के ध्रुवण में प्रकाश की प्रकृति के किस तथ्य की पुष्टि होती है। तो प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। अगला देखिए प्रश्न, पॉलीराइट के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो नंबर 1 फोटोग्राफी में, ठीक है। दूसरा होगा ऑटो उद्योग, कार, ट्रक आदि के स्कैनिंग पर, ठीक है। चकाचौंध दूर करने के लिए, वायुयान या ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए, अध्रुवित, ध्रुवित तथा आंशिक ध्रुवित प्रकाश की पहचान करने में होती है। अगला देखिए, ध्रुवण तल को परिभाषित कीजिए। तो ध्रुवण तल क्या होता है, वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थिर हो तथा जो कंपन तल के अभिलंबित हो ध्रुवण तल कहलाता है। यानी तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा कैसी हो, स्थिर हो, तथा कंपन तल कैसा हो, अभिलंबित हो, ध्रुवण तल कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन द्रव्य तरंगें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द्रव्य तरंगें पेपर में पूछ ली जाती हैं कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं। तो देखिए, डी ब्रोगली समीकरण को भी लिखना है साथ में। तो डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन आदि गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबंधित रहती है, अर्थात वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव कणों से संबद्ध इन तरंगों को ही द्रव तरंगें अथवा डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। इन द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है, यानी लैम्डा बराबर h/p, जहाँ p आपका क्या होगा, फोटोन का संवेग, h प्लांक नियतांक जिसका मान फिक्स होता है 6.6 × 10⁻34 होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा कि डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन आदि गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग चलती है, तरंग संचरित होती है, और उसी तरंग को क्या बोलते हैं, तरंग की भांति की व्यवस्था जो द्रव्य कण से संबंधित होती है। इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगें या डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे दो प्रक्रमों के नाम लिखिए जिनमें किसी पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो आंसर होगा तापानिक उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अगला प्रश्न देखिए, दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो कैसे तैयार करेंगे, आइए हम देखते हैं कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इससे कम आवृत्ति से प्रकाश धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, अतः यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। यानी सिंपल सी बात कि कोई ऐसी न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, जिसके कारण किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, वो क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। क्लियर है। तो फिर देखिए, प्रकाश विद्युत कारक फलन से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख लो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या होगा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से के पृष्ठ से प्रकाश यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कारक फलन कहलाता है। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना कोई पृष्ठ से, वह आवृत्ति यानी वह न्यूनतम ऊर्जा, उसमें क्या थी, वह न्यूनतम आवृत्ति, इसमें क्या थी, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करे, वो क्या कहलाती है, कारक फलन क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत कारक फलन कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर क्या होगा, h/μ0। जहाँ पर बात की जाए तो जो μ0 क्या होती है, आपकी दहली आवृत्ति है। इसका मान क्या होता है दहली आवृत्ति का, दहली आवृत्ति बराबर क्या होता है, c/λ। ठीक है, c/λ। तो हम क्या लिखेंगे कि μ0 की जगह हम c/λ0 लिख सकते हैं। तो यानी सूत्र तो हो जाएगा अपना h/μ0, लेकिन μ0 की जगह क्या लिखेंगे, c/λ0। λ0 क्या होगा, दहली तरंगदैर्घ्य कहलाएगी, और जो μ0 क्या कहलाएगा, आपका दहली आवृत्ति कहलाएगी। चलिए अगला देखते हैं। सीजियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका तात्पर्य है कि सीजियम धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए इस पर आपतित प्रकाश फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए।
अगला प्रश्न है, एक धातु की सतह पर हरा प्रकाश डालने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, किंतु पीले रंग का प्रकाश डालने पर नहीं होता है। क्या नीले रंग का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा? कारण बताइए। तो नीले रंग की आवृत्ति हरे रंग के प्रकाश की आवृत्ति से अधिक है, इसलिए नीले रंग का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। किसके कारण? बस आवृत्ति है, देखो नहीं कारण। फिर देखिए, फोटोन की ऊर्जा का तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो पढ़ लें, पी बराबर कैपिटल ई बटे सी, यानी पी क्या होगा? ऊर्जा, तथा सी प्रकाश की निर्वात का वेग। ठीक है, और पी आपको पता है, सॉरी ई हो जाएगी आपकी ऊर्जा हो जाएगी, पी संवेग हो जाता है। ठीक है, पी आपका संवेग होता है, ई क्या होती है? आपकी ऊर्जा होती है। ठीक है, पी संवेग हो जाता है। अगला देखिए, समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिक होगी? कारण बताइए। तो लैम्डा बटे एच बटे एम भी, या लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? 1/m, यानी चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला चैप्टर होगा परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो पहला प्रश्न होगा इसका, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। तो क्या होता है? h/2π होता है इसका फॉर्मूला। तो सेकंड क्वेश्चन है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? इसकी शर्त क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होगा। तो स्थायी कक्षा बताना है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। इन कक्षाओं में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन को कोणीय संवेग यानी h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात mvr बराबर n h/2π होता है, जहाँ n का मान आप जानते हो 1 2 3 रख सकते हो। फिर देखिए, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, इनमें संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से क्या ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा बराबर क्या होगा? h/mv हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, किसी परमाणु की उत्तेजन विभव से क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा, वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने से उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चयन में क्या होगा? वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने से उसे उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला चैप्टर है नाभिक की संरचना। तो पहला प्रश्न होगा, नाभिकीय बल का क्या अर्थ है, यानी नाभिकीय बल क्या है? तो किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियानों यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को परस्पर बांधे रखने का काम करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नाभिकीय बल कहलाते हैं। किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियन को परस्पर बांधे रखने का काम करते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। फिर देखिए, मूलकण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है? यह देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूलकण और प्रतिकण, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। तो वे कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, मूलकण कहलाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन। और यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे को अस्तित्व समाप्त कर दे, वे क्या कहलाते हैं? केवल ऊर्जा प्राप्त हो तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो, तो ऐसे कणों को एक दूसरे का प्रतिकण कहते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक दूसरे के अस्तित्व समाप्त ही कर दें तो वे क्या कहलाते हैं? प्रतिकण कहलाते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन एक प्रतिकण है। फिर देखिए, परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU से क्या तात्पर्य? इसका किलोग्राम के साथ संबंध लिखिए। तो एक AMU बराबर कार्बन परमाणु की संख्या के द्रव्यमान में के 12वें भाग को कहते हैं। किसको? एक AMU कार्बन परमाणु कार्बन के 12वें कार्बन के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं। यानी एक AMU बराबर क्या हो जाता है? 1.66 × 10 - 27 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इस प्रश्न को। समस्थानिक तथा संभारक नाभिकों में क्या अंतर है? तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि संभारकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। फिर देखिए, किसी नाभिक की त्रिज्या r तथा नाभिक की द्रव्यमान संख्या e में संबंध बताइए। ठीक है, तो नाभिक की त्रिज्या r तथा नाभिक की द्रव्यमान संख्या e में निम्न संबंध होता है, यानी r बराबर r0a 1/2, यानी r0 क्या होगा? अनुभाविक नियतांक है, जिसका मान क्या होगा? 1.2 × 10 - 15। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला होगा नाभिकीय ऊर्जा।
नाभिकीय ऊर्जा में फर्स्ट क्वेश्चन होगा, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी 1 AMU की तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। तो आंसर होगा 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रश्न अगला सेकंड यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। उन किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो सीधी सिंपल बात, किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नाभिकीय विखंडन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन। तो जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट करते हैं यानी इनकी बमबारी की जाती है, तो नाभिक की अलग अलग 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समान क्षति होती है। और इस द्रव्यमान क्षति समीकरण के लिए भी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये समीकरण हो जाएगा उसका, वही नाभिकीय विखंडन सीधी सिंपल सी बात है कि जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी संघट किया जाता है तो नाभिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कही जाती है। वही हो जाएगा इसका समीकरण हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बोरॉन और क्रिप्टन, जब किसी यूरेनियम पर नाइट्रोजन की बमबारी की जाए तो क्या होगा, तो बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। फिर देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन घटना होती है। ये प्रश्न इस साल हट चुका है नाभिकीय रिएक्टर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में हट चुका है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नाभिकीय विखंडन नाभिकीय रिएक्टर। अब देखिए, नाभिक के बंधन ऊर्जा तथा नाभिक की स्थायित्व से क्या संबंध है। तो बंधन ऊर्जा नाभिक की स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होता है, परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। अगला देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। तो तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है भट्टी में, ठीक है, रिएक्टर में, तो उनसे उत्सर्जित जो भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे, तो उनकी गति को मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है, जिसमें भारी जल का भी उपयोग किया जाता है, D2O का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट चैप्टर होगा आपका अर्धचालक तथा संधि डायोड। इसके बाद पूरे क्वेश्चन खत्म। तो ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बेंटों के नाम लिखिए। तो आंसर होगा चालन बेंट, संयोजी बेंट, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बेंट हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत से क्या आप क्या समझते हो। तो पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं होती है अपक्षय परत कहलाती है। यानी पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं होती है अपक्षय परत कहलाती है। फिर देखिए अगला, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। तो एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में कोटर आवेश वाहक होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में कोटर होती हैं। फिर देखिए अगला, जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। तो जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन आदि की सूक्ष्म मात्रा मिलाकर इसे पी टाइप अर्धचालक में बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तो संधि डायोड का प्रयोग करके अर्ध तरंगदृष्टकारी का परिपथ आरेख बताइए। तो ये अर्ध तरंगदृष्टकारी परिपथ का आरेख है, जिसमें एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज होता है, ये प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली होती है, ये एसरा ए बीसरा प्राथमिक कुंडली को श्रेय ए से जोड़ा जाता है और एसरा बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, जिसके आधे चक्र में धारा प्रवाहित होती है और आधे चक्र में धारा शून्य हो जाती है। इसमें धारा सी से डी की ओर बहती है और आर एल क्या होता है, निर्गत वोल्टेज होता है। दूसरे चक्र में यानी जब ए, पहले चक्र में क्या होता है, ए धनात्मक होता है और बी ऋणात्मक होता है, फिर दूसरे चक्र में क्या होगा, ए धनात्मक होगा और ए ऋणात्मक हो जाएगा, तब आधे चक्र में धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, चित्र बन जाएगा, इस चित्र को बना लेना। फिर देखिए अगला दूसरा भी देखिए कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशक परिपथ का आरेख। तो ये पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशक आरेख, यहाँ पर पीछे यानी पी एन है, पी एन, पी के लिए क्या है कोटर, पीछे के लिए कोटर, एन चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। कोटर लो के लिए हम किसमें खाली जगह देखिए, इसको यहाँ पर ये भर के बिंदु दर्शाते हैं। और एक बैटरी अग्रदिशक विजय दिशा में जोड़ी जाती है। ठीक है, फिर देखिए अगला, एवलांस भंजन से आप कह सकते हैं। तो पीएन संधि की उत्क्रम अभिनत में यदि लगाए गए उत्क्रम विभव को बहुत अधिक बढ़ा दें तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, अतः
उत्क्रम धारा बहुत तेजी से बहती है। यह घटना एवलांस भंजन कहलाती है। अगला देखिए अर्धचालक क्या होता है। किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं कुचालक के बीच होती है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अगला देखिए पी टाइप अर्धचालक क्या तात्पर्य, इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। तो निज अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन कई सूक्ष्म मात्रा अशुद्धि के रूप में मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक पी टाइप के कहलाते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। एन टाइप के अर्धचालक से क्या तात्पर्य, तो एन जिस अर्धचालक की चालकता मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है क्या कहलाती है, एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। फिर देखिए फर्मी स्तर किसे कहते हैं, तो परम शून्य ताप पर चालन बेंट में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा स्तर फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। फिर देखिए किस ऊर्जा बेंट में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होती है, तो वर्जित ऊर्जा बेंट में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होती। फिर देखिए दृष्टकारी से क्या तात्पर्य है, तो वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज को दृष्ट रूप में या वोल्टेज में परिवर्तित करती है, दृष्टकारी कहलाती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।